हे गाइस, हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या कभी आपने ये चीज नोटिस करी है कि हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या-क्या चीजें अलग बनाती हैं? क्यों हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है? वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स के बारे में। यानी कि आज हम उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो फीचर्स हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बना। क्योंकि अगर आपने ये साइलेंट फीचर्स समझ लिए तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सबसे मेन और सबसे खास बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि वो रिटर्न है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लॉ, सभी रूल्स एक जगह पर लिखे हुए हैं। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट की पावर, इलेक्शंस रूल सभी जगह एक जगह पर क्लियरली रिटर्न है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न है, लेकिन जितना डिटेल से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा हुआ है, इतनी डिटेल्स यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। करंटली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स है। इसीलिए हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो लेंथीएस्ट है। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बड़ा होने के कुछ ना कुछ तो मेन रीजंस भी हैं। तो चलिए वो जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया कितना बड़ा डाइवर्स कंट्री है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग कदम कदम पर लैंग्वेजेस चेंज होती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ के हर रीजन में अलग कल्चर के लोग रहते हैं, इसलिए अलग कल्चर के होने की वजह से उनकी लैंग्वेजेस भी अलग है। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त किसी भी कल्चर, किसी भी डाइवर्सिटी या किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया के बाहर के देशों से भी काफी चीजों के आइडियाज लिए हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से लिए गए हैं। इन्हीं वजहों से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा बड़ा है। थर्ड पॉइंट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। यानी कि इसका मतलब है इंडिया एक फेडरल कंट्री। यहाँ पर जो पावर्स हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि हमारी इंडिया में पावर्स डिवाइडेड है। जैसे कि सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर लोकल लेवल पर। फोर्थ आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया में जो गवर्नमेंट चलती है वो चलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। यानी कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट हेड तो होता है, लेकिन जो रियल पावर वो हमारी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। यानी कि प्रेसिडेंट साइन करता है, लेकिन जिस डिसीजन पर वो साइन करता है वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और उसकी गवर्नमेंट मिलकर ले चुकी होती है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। फिफ्थ पॉइंट आता है फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स हमारी इंडिया में हर सिटीजन को मिले, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजियस। कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी इंडिया में हर सिटीजन को प्रोवाइड है। और ये राइट्स हमारी इंडिया में गवर्नमेंट भी हम लोगों से नहीं छीन सकती। और अगर कभी गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है या कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 6 आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये प्रिंसिपल्स हमारी गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि गरीबी कम करना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, इक्वल पे यानी कि मेल और फीमेल को इक्वल पे मिलना चाहिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारी स्टेट को इन गाइडलाइंस को मानना जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी जैसे सिटीजन्स का काम है, उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना गवर्नमेंट का काम है। 7th पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब है कि हमारी इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट और फ्रीडम है। यानी कि हमारी इंडिया में किसी भी कोर्ट को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती।
और अगर कभी गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून पास करती है या फिर किसी भी तरीके से ऐसा लॉ लाती है जो पब्लिक या फिर फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है, तो कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो उसे वापस लेने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स करे। और इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्यों? क्योंकि कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। 8th पॉइंट है सेक्युलर स्टेट। टीचर का मतलब है कि इंडिया का अपना कोई भी एक रिलीजन नहीं है। इंडिया में हर रिलीजन को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी जितनी की किसी दूसरे रिलीजन को दी जाती है। अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, गवर्नमेंट को सभी रिलीजियंस को इक्वल राइट्स और ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। 9th फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, यानी कि अगर आप इंडियन हो तो आपको अलग से स्टेट में रहने के लिए स्टेट की सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी, जैसे कि यूएस में होता है। यूएस में सिटीजन्स को दो दो सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, जैसे कि यूएस में अलग और स्टेट की सिटीजनशिप अलग। तो आज हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में समझा, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, सिंगल सिटीजनशिप और सेक्युलर स्टेट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को जीरो से समझ रहे हो तो ये सभी फीचर समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और किस किस का मतलब क्या होता है। हम सभी फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है वो भी जीरो से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को जीरो से समझ सके। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ।